नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्रेजी स्टडी पॉइंट पर। तो देखिए, आज हम कंप्यूटर के राजस्थान पुलिस 2020 में पूछे हुए प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके जो बगल में बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी कोई नया अपडेट हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है CMOS का पूर्ण रूप क्या है। तो देखिए, CMOS इसकी फुल फॉर्म होती है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। अगला क्वेश्चन देखिए, CPU में CMOS चिप का उद्देश्य क्या होता है। तो देखिए, जो CMOS चिप होती है इसका जो कार्य है वो सिस्टम की सूचनाएं जैसे कि समय और तिथि को सहेजता है। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए, जो CMOS चिप है यह मदरबोर्ड का एक भौतिक भाग होता है, जो विशेष प्रकार की मेमोरी चिप होती है जो एक बैटरी द्वारा संचालित होती है। तब भी जब कंप्यूटर बंद हो जाता है यह चिप जानकारी को संग्रहित रखती है, जो आपके कंप्यूटर के टाइम और जो डेट होती है उसकी सेटिंग को संग्रहित रखती है। CMOS बैटरी जो होती है वो एक सिक्के के आकार की लिथियम आयन बैटरी होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, ने मैक OS को विकसित किया और इसका स्वामित्व रखते हैं। तो देखिए, जो एप्पल कंपनी है उसने मैक ऑपरेटिंग सिस्टम को विकसित किया था। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एप्पल द्वारा विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें CPU के मुख्य दो घटक कौन से हैं। तो देखिए, कंट्रोल यूनिट और ALU ये दोनों जो हैं वो CPU के मुख्य घटक होते हैं। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि कंट्रोल यूनिट और ALU, जिसकी फुल फॉर्म होती है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, ये दोनों जो हैं वो CPU के मुख्य घटक होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन कंप्यूटर के CPU का भाग नहीं है। तो देखिए, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट यानी कि ALU, कंट्रोल यूनिट यानी कि CU और मुख्य मेमोरी या जिसे हम मेमोरी यूनिट कहते हैं, तो ये सभी जो हैं वो CPU के भाग होते हैं। लेकिन जो माउस है वो एक इनपुट डिवाइस होती है, ये CPU का पार्ट नहीं होता है। तो डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हमें बताना है कि CPU का भाग नहीं है, तो जो माउस है वो CPU का पार्ट नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी कंप्यूटर सिस्टम में सभी ऑपरेशंस कहाँ प्रोसेस किए जाते हैं। तो देखिए, कंप्यूटर सिस्टम में जो सभी ऑपरेशंस हैं वो CPU में प्रोसेस किए जाते हैं। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कोई भी जो ऑपरेशन है वो CPU में प्रोसेस होता है। बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा CPU का मुख्य कार्य नहीं होता है। तो देखिए, CPU यानी कि जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है इसका मुख्य कार्य निर्देशों अथवा प्रोग्रामों को एग्जीक्यूट यानी कि प्रोसेसिंग करना होता है। इसके अलावा प्रोसेसिंग यूनिट अन्य सभी भागों जैसे कि मेमोरी यूनिट, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के कार्यों को भी कंट्रोल करती है। प्रोसेसिंग यूनिट के कंट्रोल के अंतर्गत इनपुट डिवाइस से डाटा एवं प्रोग्राम ग्रहण कर एवं मेमोरी में स्टोर किए जाते हैं। प्रोग्राम अनुदेशों के अनुसार प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट के रूप में हमें रिजल्ट प्राप्त होता है। तो जो CPU है उसके मुख्य कार्य जो हैं वो अरिथमेटिक और तार्किक कार्यों को निष्पादित करना, संग्रहित प्रोग्राम निर्देशों को निष्पादित करना, प्राइमरी स्टोरेज या मुख्य मेमोरी के निकट से संपर्क करना। तो ये सभी जो हैं वो CPU के मुख्य कार्य होते हैं। लेकिन ऑप्टिकल ड्राइव को पढ़ना ये CPU का मुख्य कार्य नहीं होता है। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस निष्पादित करता है। तो देखिए, जो CPU है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसके द्वारा अरिथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस जो हैं वो एग्जीक्यूट किए जाते हैं या निष्पादित किए जाते हैं। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है GUI का अर्थ होता है। तो देखिए, GUI इसकी फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि GUI इसकी फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अगला क्वेश्चन देखिए, एक ऑपरेटिंग सिस्टम एक व्यक्ति को प्रतीकों, आइकन,
विजुअल मेटाफोर और पॉइंटिंग डिवाइसों के उपयोग के माध्यम से कंप्यूटर के साथ संवाद करने में सक्षम बनाता है। यह निम्नलिखित में किस रूप से वर्गीकृत किया जाएगा? तो देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो ग्राफिक्स पर आधारित होता है, यानी आप माउस और कीबोर्ड के माध्यम से कंप्यूटर को इनपुट दे सकते हैं और यहाँ पर जो आपको इंटरफेस दिया जाता है वह ग्राफिकल होता है। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किस पर आधारित होता है? तो देखिए, जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है वो विंडोज़, आइकन्स और मेन्यूज पर आधारित होता है। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो GUI यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है वो विंडोज़, आइकॉन्स और मेन्यूज पर आधारित होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़र इंटरफेस निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल नहीं करता है? तो देखिए, यहाँ पर कलर, आइकॉन्स, मेन्यूज़, इन सभी का इस्तेमाल जो है वो GUI यानी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में किया जाता है। तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में ग्राफ्स का प्रयोग नहीं होता है या इस्तेमाल नहीं होता है। तो डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइलों, फोल्डरों, प्रोग्रामों या अन्य आइटमों का जो लघु निरूपण होता है वो इसमें से क्या कहलाता है? तो देखिए, फाइल्स और जो फोल्डर होते हैं इनको आइकॉन्स के द्वारा निरूपित किया जाता है। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि फाइल, फोल्डर, प्रोग्राम जो भी आइटम होते हैं उनका जो निरूपण है वो आइकॉन्स के द्वारा किया जाता है। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, SMPS का पूर्ण रूप बताइए। तो देखिए, SMPS की फुल फॉर्म होती है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। तो ये SMPS की फुल फॉर्म होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का आविष्कार किया? तो देखिए, पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो है वो 1981 में बनाया गया था, जो कि जीरोक्स पार्ट्स के एलन के और डगलस एंगलबेट ने अन्य वैज्ञानिकों की मदद से बनाया था। और पहला जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का उपयोग जो है वो 1983 में एप्पल के लीसा कंप्यूटर में किया गया था। तो जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है इसका आविष्कार जो है वो जीरोक्स कंपनी के द्वारा किया गया था 1981 में। तो डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नलों को एनालॉग स्वरूप में निरूपित करता है, रूपांतरित करता है ताकि फोन लाइन द्वारा उनका संचारण किया जा सके, इसे क्या कहते हैं? तो इसे मोडेम के नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा देखिए, मोडेम की जो फुल फॉर्म होती है वो भी आपको ध्यान में रखना है। तो मोडेम की फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। MOC मॉड्यूलेटर और DEM इससे हो जाएगा डीमॉड्यूलेटर। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन कंप्यूटर हार्डवेयर के रूप में वर्गीकृत नहीं है? तो देखिए, माउस, मॉनिटर, हार्ड डिस्क, ये सभी जो हैं वो कंप्यूटर हार्डवेयर हैं। लेकिन जो DBMS जिसकी फुल फॉर्म होती है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये एक सॉफ्टवेयर होता है। तो डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो DBMS है ये कंप्यूटर हार्डवेयर के रूप में वर्गीकृत नहीं है, ये एक सॉफ्टवेयर होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से क्या होता है? तो देखिए, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। तो जैसे कि हम मोबाइल चलाते हैं तो यदि जो एंड्रॉयड होता है वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और उसमें जितने भी एप्लीकेशंस होती हैं जो हमें स्क्रीन पे दिखाई देती हैं वो सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं, जबकि एंटीवायरस वगैरह जो हैं वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। एक बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र की चिन्हित उत्तर पुस्तिका को स्कैन करने के लिए प्रयुक्त इनपुट डिवाइस क्या कहलाता है? तो देखिए, उत्तर पुस्तिका को स्कैन करने वाली जो डिवाइस है वो OMR होता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल मार्क
रीडर। तो OMR के द्वारा उत्तर पुस्तिका को स्कैन किया जाता है। बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा देखिए यहाँ पर आपको OCR की भी फुल फॉर्म का पता होना चाहिए। OCR इसकी फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। OCR इसकी फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ऐसे देखिए MICR जिसका यूज बैंकों में चेक को रीड करने के लिए किया जाता है। तो MICR की फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, बैंक चेक को त्वरित प्रोसेस करने के लिए बैंकों द्वारा किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो MICR तकनीक का उपयोग किया जाता है जिसकी फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अभी हमने देखा था कि OCR की फुल फॉर्म क्या होती है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। और ऐसे ही OMR की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो बैंक में जो चेक होते हैं उनको फास्ट प्रोसेस करने के लिए किस तकनीक का यूज़ किया जाता है? तो MICR तकनीक का यूज किया जाता है। ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दुकानों में सामान्यतः निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग करके वस्तु को स्कैन किया जाता है ताकि वे बिल में अपने आप दर्ज हो जाएं और आप इसके मूल्य का भुगतान कर पाएँ? तो BCR के माध्यम से हम प्रोडक्ट्स को स्कैन करते हैं जिसकी फुल फॉर्म होती है बार कोड रीडर। बार कोड रीडर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि प्रोडक्ट्स पर जो लाइंस होती हैं जिन्हें हम बारकोड कहते हैं, तो इनको बारकोड के द्वारा, बारकोड रीडर के द्वारा स्कैन किया जाता है। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा BCR। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा शब्द कंप्यूटर प्रिंटरों से संबंधित नहीं है? तो देखिए यहाँ पर टोनर, कार्टेज, स्पूलर ये सभी जो हैं वो कंप्यूटर प्रिंटर से संबंधित है, लेकिन जो फ्लैट पैनल है ये कंप्यूटर प्रिंटर से संबंधित नहीं है। तो जो फ्लैट पैनल है वो मोबाइल या जो हमारी LED स्क्रीन होती हैं उनकी पतली जो स्क्रीन होती है उसको फ्लैट पैनल के नाम से जाना जाता है। तो डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो फ्लैट पैनल है वो कंप्यूटर प्रिंटर से संबंधित नहीं है। जो फ्लैट पैनल जो होते हैं ये मोबाइल या जो हमारी LED स्क्रीन्स होती हैं उनकी पतली स्क्रीन होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, विशेष प्रकार के प्रिंटर होते हैं जो बड़े आकार वाले इंजीनियरिंग चित्र और उसी प्रकार के बड़े ग्राफिक्स बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। तो देखिए जो प्लॉटर हैं वो बड़े आकार के चित्र का प्रिंट आउट निकालने के लिए इनका यूज किया जाता है। सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि प्लॉटर के द्वारा जो बड़े आकार के इंजीनियरिंग चित्र होते हैं या जो ग्राफ होते हैं उनको प्लॉटर के माध्यम से प्रिंट आउट किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक मानक आउटपुट डिवाइस होता है जो विभिन्न रंगों वाले हजारों पिक्सल प्रकाशित करके टेक्स्ट, चित्र और यूजर इंटरफेस के तत्वों को प्रदर्शित करता है। तो वो मॉनिटर होता है। ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, टच स्क्रीन का उपयोग करके निम्नलिखित में से किसके लिए किया जा सकता है? तो देखिए टच स्क्रीन का जो यूज है वो इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों के लिए जो है वो टच स्क्रीन का यूज किया जा सकता है। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे हमारी मोबाइल स्क्रीन होती है तो हम उसको इनपुट भी उस टच के माध्यम से देते हैं और उसी स्क्रीन पर हमें उसका आउटपुट भी दिखाई देता है। तो टच स्क्रीन का जो यूज़ है वो इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों के लिए इसका यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, आउटपुट डिवाइस का उपयोग करके यूजर कर सकते हैं। तो देखिए आउटपुट डिवाइस का यूज जो है हम डाटा को प्रिंट कर सकते हैं और डाटा को देख भी सकते हैं। तो डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि आउटपुट डिवाइस का यूज करके हम डाटा को प्रिंट भी कर सकते हैं और डाटा को देख भी सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बड़ी संख्या में लोगों के सामने प्रस्तुतिकरण करने के लिए निम्नलिखित में से किस आउटपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो देखिए यदि हमें बड़ी संख्या में लोगों के सामने यदि हमें प्रेजेंटेशन करना है तो उसके लिए हम प्रोजेक्टर का यूज़ करते हैं। ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि प्रोजेक्टर के माध्यम से हम बड़ी संख्या में लोगों के सामने किसी स्क्रीन पर जो है वो प्रोजेक्टर के माध्यम से प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए,
कंप्यूटर की मॉनिटर को भी कहा जाता है। तो देखिए जो कंप्यूटर की मॉनिटर है उसको VDU भी कहा जाता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। विजुअल डिस्प्ले यूनिट, या इसी में विजुअल की जगह वीडियो डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है। तो कंप्यूटर मॉनिटर को हम VDU भी कहते हैं। ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और VDU की फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है विजुअल डिस्प्ले यूनिट या वीडियो डिस्प्ले यूनिट। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस नहीं है। तो देखिए पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस जो हैं वो ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, डिजिटाइजिंग टैबलेट, ये सभी जो हैं वो एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस के रूप में कार्य करते हैं। लेकिन जो स्कैनर है वो एक इनपुट डिवाइस नहीं है। पॉइंटिंग इनपुट यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है। तो देखिए कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ये तीनों ही इनपुट डिवाइस हैं। यहाँ पर जो जॉयस्टिक है इसका यूज जो है वो कंप्यूटर गेम्स को खेलने के लिए किया जाता है। तो कीबोर्ड, माउस और जॉयस्टिक ये तीनों ही इनपुट डिवाइस हैं। लेकिन जो प्रिंटर है वो एक आउटपुट डिवाइस है। तो ये हमें पूछा है कि कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, तो डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है। तो हमें ये बताना है कि कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। तो देखिए पहला MICR, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, इसका यूज जो है बैंकों में जो चेक होते हैं उनको रीड करने के लिए किया जाता है। तो ये एक इनपुट डिवाइस होती है। ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन OMR, जो कि OMR शीट को रीड करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो ये भी एक इनपुट डिवाइस होती है। ट्रैक बॉल, ये भी एक इनपुट डिवाइस है, माउस की तरह होता है। जबकि जो स्पीकर है ये एक आउटपुट डिवाइस होती है। तो हमें यही बताना है कि कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है। तो डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो स्पीकर है वो एक आउटपुट डिवाइस होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में रूपांतरित करने के लिए किया जाता है। तो देखिए हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में रूपांतरित करने के लिए स्कैनर का यूज किया जाता है। बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे पास कागज़ पर उपलब्ध डेटा होता है उसको हम स्कैनर की सहायता से स्कैन करके उसको सॉफ्ट कॉपी में रूपांतरित करते हैं। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि स्कैनर की मदद से हम हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में रूपांतरित करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक इनपुट डिवाइस है जो फोटोकॉपी मशीन की तरह कार्य करता है। जब कोई जानकारी कागज़ पर उपलब्ध होती है तब इसका उपयोग किया जाता है। तो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था कि हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में जो बदलने का कार्य है वो स्कैनर के द्वारा किया जाता है। डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि स्कैनर की सहायता से हम कागज़ पर उपलब्ध जानकारी को डिजिटल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस है। तो देखिए स्पीकर जो है वो एक आउटपुट डिवाइस होता है। जो प्रोजेक्टर है वो भी एक आउटपुट डिवाइस होता है। और जो प्लॉटर है वो भी एक आउटपुट डिवाइस होता है। जबकि जो लाइट पेन है ये एक इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर जॉयस्टिक। तो देखिए जो जॉयस्टिक है वो कंप्यूटर गेम खेलने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और ये एक इनपुट डिवाइस होती है, एक पॉइंटिंग डिवाइस होती है। ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो कंप्यूटर जॉयस्टिक है वो एक इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है जिसका यूज़ हम कंप्यूटर गेम्स को खेलने के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा शब्द कंप्यूटर के कीबोर्ड से संबंधित नहीं है। तो देखिए क्यूबर्टी, ये कंप्यूटर कीबोर्ड से संबंधित होता है। जो कीपैड होते हैं कीबोर्ड के वो क्यूबर्टी से स्टार्ट होते हैं। तो क्यूबर्टी है वो एक कीबोर्ड का टाइप होता है। तो ये तो कीबोर्ड से संबंधित है। ऐसे देखिए फंक्शन कुंजियाँ जिनकी संख्या 12 होती है, F1 से F12, तो ये भी कीबोर्ड से संबंधित है। और न्यूमेरिक कीपैड, तो ये भी कीपैड से संबंधित है। तो जो 0 से 9 तक के डिजिट जिन बटन्स पर छपी होती हैं वो न्यूमेरिक कीपैड होते हैं। तो ये तीनों ही कीबोर्ड से संबंधित हैं। लेकिन जो मास्टर कुंजी है ये कीबोर्ड से संबंधित नहीं है। इस प्रकार की कोई कुंजी नहीं होती है कीबोर्ड में। तो डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो मास्टर कुंजी है उसका संबंध कंप्यूटर के कीबोर्ड से नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से WIMP में सम्मिलित नहीं है। तो देखिए WIMP में इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है।
तो देखिए जो W I M और P ये जो लिखा है इसका कंप्यूटर टर्म में फुल फॉर्म होती है। W से होता है विंडोज़, I से होता है आइकन्स, ऐसे ही M से होता है मेन्यूज और P से होता है पॉइंटर्स। तो विम्प का मतलब यहाँ होता है विंडोज़, आइकन्स, मेन्यूज और पॉइंटर्स। तो विंडोज़, आइकन्स और पॉइंटर्स। तो एम का जो मतलब हो मेन्यूज होता है, माउस नहीं होता है। तो डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि WIMP में माउस सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस है? तो देखिए यहाँ पर प्रिंटर, प्रोजेक्टर और मॉनिटर ये तीनों ही जो हैं वो आउटपुट डिवाइस हैं, लेकिन जो डिजिटल कैमरा है वो एक इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो इनपुट डिवाइस है वो कौन है? डिजिटल कैमरा। इसके अलावा जो प्रिंटर, प्रोजेक्टर और मॉनिटर हैं ये तीनों ही जो हैं वो आउटपुट डिवाइस के एग्जाम्पल्स हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर के सर्वाधिक प्रयुक्त प्राइमरी इनपुट डिवाइस होते हैं। तो देखिए कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाले जो सर्वाधिक प्राइमरी इनपुट डिवाइस जो हैं वो कीबोर्ड और माउस होते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए कीबोर्ड और माउस दोनों एक साथ नहीं आए हैं, टच पैड और माउस आए हैं। तो आजकल जो टच स्क्रीन चल रही हैं उससे हम कीबोर्ड की बजाय डायरेक्ट टच पैड से ही इनपुट प्रदान करते हैं। तो कंप्यूटर के सर्वाधिक प्रयुक्त प्राइमरी जो इनपुट डिवाइस हैं वो टच पैड और माउस होते हैं। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटिंग में सूचना प्रोसेस करने वाले सिस्टम जैसे कंप्यूटर या अन्य सूचना उपकरण को डेटा और कंट्रोल सिग्नल प्रदान करने के लिए पेरिफेरल का उपयोग किया जाता है। तो देखिए पेरिफेरल क्या होते हैं? जो कंप्यूटर हार्डवेयर होते हैं उनको पेरिफेरल के नाम से जाना जाता है। तो देखिए यहाँ पर इनपुट देने का जो कार्य है वो इनपुट डिवाइसेस के माध्यम से किया जाता है। जो भी सिग्नल्स होते हैं या जो डेटा है वो हमें इंसर्ट करना होता है तो हम इनपुट डिवाइस का यूज करते हैं। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कीबोर्ड और माउस क्या कहलाते हैं? तो देखिए कीबोर्ड और माउस के द्वारा हम जो डेटा इंसर्ट है वो करते हैं। तो कीबोर्ड और जो माउस हैं वो इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर में डाटा दर्ज करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो देखिए क्वेश्चंस के आंसर सेम है, उनका बस बताने का तरीका जो है वो अलग अलग है। तो डेटा दर्ज करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? इनपुट डिवाइसेस का यूज करते हैं। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पर चीज़ें चुनने और ड्राइंग करने के लिए उपयोग होने वाले इनपुट डिवाइस को क्या कहते हैं? तो देखिए स्क्रीन पर चीज़ों को सिलेक्ट करने के लिए या ड्राइंग बनाने के लिए हम लाइट पेन का यूज़ करते हैं। तो डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर में किसी व्यक्ति की आवाज़ को सहेजने के लिए किया जाता है। तो देखिए कंप्यूटर में आवाज़ को रिकॉर्ड करने के लिए या सहेजने के लिए जो कार्य है वो माइक्रोफोन के द्वारा किया जाता है। सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि आवाज़ को इंसर्ट करने के लिए या रिकॉर्ड करने के लिए हम माइक्रोफोन का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मोशन डेटा को कंप्यूटर या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों में प्रविष्ट करने के लिए किस इनपुट डिवाइस का यूज किया जाता है? तो देखिए मोशन डेटा को कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों में प्रविष्ट करने के लिए हम ट्रैक बॉल का यूज करते हैं। जो ट्रैक बॉल है वो माउस की तरह ही एक पॉइंटिंग डिवाइस होती है। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ध्वनि को रिकॉर्ड और उत्पादित करने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो देखिए साउंड को रिकॉर्ड करने के लिए और उसको उत्पादित करने के लिए साउंड कार्ड का उपयोग किया जाता है। सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर की स्क्रीन पर रेखाएं या चित्र बनाने के लिए किया जाता है। तो देखिए लाइट पेन का जो यूज है वो कंप्यूटर की स्क्रीन पर रेखाएं या चित्र बनाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, HD, SD, VGA आदि शब्द निम्न में से किससे संबंधित हैं? तो देखिए HD, SD,
VGA, ये सभी जो हैं वो क्वालिटी को दर्शाते हैं। तो गुणवत्ता प्रदर्शन के लिए इसका यूज किया जाता है। ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि HD, SD, VGA ये सभी वीडियो क्वालिटी को दर्शाते हैं। तो गुणवत्ता प्रदर्शन किया जाता है इनके द्वारा। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। विभिन्न रंगों वाली निरंतर रेखाएं उत्पन्न करने वाला एक आउटपुट डिवाइस है। तो देखिए बड़े साइज के प्रिंट आउट निकालने के लिए या जो ग्राफ का प्रिंट आउट करने के लिए हम प्लॉटर का यूज़ करते हैं। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो यहाँ पर देखिए मॉनिटर, प्लॉटर और प्रिंटर ये तीनों ही आउटपुट डिवाइस हैं, लेकिन जो जॉयस्टिक है वो एक इनपुट डिवाइस होती है। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कंप्यूटर के लिए इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण नहीं है। तो हमें बताना है कि कौन सी जो डिवाइस है वो इनपुट डिवाइस नहीं है। तो देखिए वेबकैम ये एक इनपुट डिवाइस होती है, माइक्रोफोन ये भी एक इनपुट डिवाइस है, और जो स्कैनर है ये भी एक इनपुट डिवाइस है। लेकिन जो प्लॉटर है वो एक आउटपुट डिवाइस है, जिसके माध्यम से हम बड़े साइज के मानचित्र या बड़े साइज की जो ड्राइंग्स होती हैं उनको प्रिंट करते हैं। तो डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो प्लॉटर है वो एक आउटपुट डिवाइस होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो देखिए मॉनिटर, विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल और वीडियो सिस्टम, इन सभी से हमें सॉफ्ट कॉपी आउटपुट मिलता है। देखिए हम स्क्रीन पर जो भी डाटा देखते हैं वो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट होता है, और प्रिंट आउट के द्वारा हम प्रिंट आउट निकाल लेते हैं तो वो हार्ड कॉपी कहलाता है। तो मॉनिटर, विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल और वीडियो सिस्टम, इन सभी से हमें सॉफ्ट कॉपी आउटपुट मिलता है। लेकिन प्लॉटर, प्रिंटर, इनसे जब हम आउटपुट निकालते हैं तो जो प्रिंट आउट लेते हैं वो हार्ड कॉपी कहलाता है। तो डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो प्लॉटर है ये एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस नहीं है, इससे हमें हार्ड कॉपी आउटपुट मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पिक्सेल की वह संख्या जिसे डिस्प्ले स्क्रीन समायोजित कर सकती है उसे निम्नलिखित में से क्या कहते हैं। तो देखिए जैसे हमारी स्क्रीन है तो स्क्रीन के ऊपर जो भी डॉट, अगला क्वेश्चन देखिए, पिक्सल की वह संख्या जिसे डिस्प्ले स्क्रीन पर समायोजित कर सकती है उसे निम्नलिखित में से क्या कहते हैं। तो देखिए स्क्रीन का जो भी एरिया होता है वो पिक्सल से मिलकर बना होता है, और स्क्रीन का जो टोटल एरिया है उसे हम रेजुलेशन कहते हैं। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि पिक्सल की वह संख्या जिसे स्क्रीन पर समायोजित कर सकते हैं वो रेजुलेशन कहलाता है। एक इमारत के ग्राफिक डिजाइनर प्रिंट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस सर्वाधिक उपयुक्त है। तो देखिए कोई भी ड्राइंग या डिजाइनिंग, बड़े आकार के जो ग्राफ हैं, इन सभी का जो प्रिंट आउट है वो प्लॉटर से लिया जाता है। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रिंटर का रेजुलेशन का मापन किया जाता है। तो देखिए प्रिंटर का जो रेजुलेशन का जो मापन है वो डॉट पर इंच, DOP में किया जाता है, डॉट्स पर इंच, डॉट्स पर इंच। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि प्रिंटर की जो गुणवत्ता का मापन है वो प्रति इंच डॉट्स में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए विकल्पों में विषम का चयन करें। तो यहाँ पर देखिए टच पैड, लाइट पेन और स्कैनर, ये तीनों ही जो हैं वो इनपुट डिवाइसेस हैं। ये तीनों ही इनपुट डिवाइसेस हैं, लेकिन जो लेजर जेट प्रिंटर है ये एक आउटपुट डिवाइस है। तो यहाँ पर हमें विषम का चयन करना है। तो ये तीनों इनपुट डिवाइस हैं, जबकि जो लेजर प्रिंटर है वो एक आउटपुट डिवाइस है। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस कंप्यूटर में संग्रहित डेटा की हार्ड कॉपी उत्पन्न करता है। तो देखिए प्रिंटर जो है वो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में चेंज करता है, या प्रिंट आउट निकालने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, प्रिंटर का यूज़ करते हैं। तो डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। तो देखिए प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो देखिए जो इम्पैक्ट प्रिंटर है वो हैमर टेक्निक से कार्य करता है, यानी जिसमें जब अक्षर छपते हैं तो ज़ोर से आवाज़ आती है, तो वो इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। जबकि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, इनमें साउंड उत्पन्न नहीं होता है। तो जैसे
थर्मल प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, ये सभी जो हैं वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। जबकि जो इम्पैक्ट प्रिंटर हैं वो जैसे कि डेजी व्हील प्रिंटर है, इसके अलावा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है, ये इम्पैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी में आते हैं, जिनमें प्रिंट होते समय जो साउंड है वो अधिक उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर इम्पैक्ट प्रिंटर पूछा था, तो देखिए थर्मल प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर ये सभी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के एग्जाम्पल हैं। जबकि जो डेजी व्हील प्रिंटर है ये एक इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, तो डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तो देखिए इसमें भी यही पूछा है कि एक इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, तो यहाँ पर देखिए थर्मल प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और लेज़र प्रिंटर ये सभी तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हैं, लेकिन जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है ये एक इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा थर्मल प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और लेज़र प्रिंटर ये तीनों ही नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के एग्जाम्पल हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है? तो यहाँ पर देखिए हार्ड कॉपी इनपुट डिवाइस पूछा है, तो मॉनिटर, प्रोजेक्टर और विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल ये तीनों ही जो हैं वो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस हैं। जबकि जो प्रिंटर है ये हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है, तो डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कौन सा हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। तो जो लेज़र प्रिंटर है वो एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस होता है, तो डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक आउटपुट डिवाइस है? तो हमें बताना है कि कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है। तो यहाँ पर देखिए OCR जिसकी फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, तो ये एक इनपुट डिवाइस होती है। ऐसे ही जो माउस है वो भी एक इनपुट डिवाइस होती है, और वेब कैमरा ये भी एक इनपुट डिवाइस होती है। जबकि जो प्रोजेक्टर है ये एक आउटपुट डिवाइस है, तो सेकंड ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो प्रोजेक्टर है वो एक आउटपुट डिवाइस होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रोसेस की गई सूचना को उपयोक्ता या यूजर के लिए उपयोगी स्वरूप में रूपांतरित और प्रस्तुत करता है? तो देखिए हम कंप्यूटर को सबसे पहले इनपुट देते हैं। इनपुट देने के पश्चात CPU के द्वारा इस पर प्रोसेसिंग होती है, और प्रोसेसिंग के पश्चात जो आउटपुट होता है वो आउटपुट यूनिट के द्वारा यूज़र तक पहुंचता है। तो सूचना जो होती है उसको यूज़र के लिए उपयोगी स्वरूप से रूपांतरित और प्रस्तुत करने का जो कार्य है वो आउटपुट यूनिट के द्वारा किया जाता है। थर्ड ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक आउटपुट डिवाइस है? तो यहाँ पर भी हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सी एक आउटपुट डिवाइस होती है। तो यहाँ पर देखिए जो वेब कैमरा है ये एक इनपुट डिवाइस है। ऐसे ही जो स्पीकर है ये एक आउटपुट डिवाइस है। जबकि जो लाइट पेन है ये भी एक इनपुट डिवाइस है, और OMR जिसकी फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल मार्क रीडर ये भी एक इनपुट डिवाइस होती है। लेकिन जो स्पीकर है ये एक आउटपुट डिवाइस है, तो सेकंड ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा वेब कैमरा, लाइट पेन और OMR ये तीनों ही इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल हैं। एक स्कूल के शिक्षक 50 छात्रों के एक समूह को एक वीडियो दिखाना चाहते हैं, वे निम्नलिखित में से किस डिवाइस का प्रयोग करेंगे? तो देखिए यदि हमें अधिक मात्रा में छात्रों को या किसी ग्रुप को वीडियो दिखाना है तो उसके लिए हम यूज करेंगे प्रोजेक्टर का। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बड़ी स्क्रीन पर प्रोजेक्टर की सहायता से हम वीडियो दिखा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बिंदुओं या डॉट्स के विन्यास द्वारा मॉनिटर पर निर्मित छवि या इमेज कहलाती है। तो देखिए जो कोई भी इमेज होती है वो छोटे छोटे पिक्सल से मिलकर बनी होती है, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि पिक्सल से मिलकर ही है वो इमेज का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर मॉनिटर के रेजुलेशन का मापन से होता है। तो देखिए मॉनिटर की रेजुलेशन का जो मापन है वो पिक्सल की संख्या से होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मॉनिटर की ऊर्ध्वाधर लंबाई तथा उसकी क्षैतिज लंबाई से जो संबंध है उसे क्या कहते हैं? तो जो भी हमारी स्क्रीन होती है उसकी जो वर्टिकल लंबाई होती है और जो हॉरिजेंटल लंबाई होती है, ऊर्ध्वाधर लंबाई और जो क्षैतिज लंबाई का जो रेशियो होता है उसे एस्पेक्ट रेशियो हम कहते हैं। तो थर्ड ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे हम मोबाइल से भी फोटो वगैरह कैप्चर करते हैं तो देखते होंगे 16:9, 3:4,
तो ये जो है ये एसेप्ट रेशो कहलाता है। जबकि इसका जो टोटल एरिया होता है इसको हम रेजुलेशन के नाम से जानते हैं, और जो ऊर्ध्वाधर लंबाई और क्षैतिज लंबाई इसका जो संबंध है उसे हम एसेप्ट रेशियो के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है? तो यहाँ पर देखिए डेजी व्हील प्रिंटर, लेजर प्रिंटर और प्लॉटर, ये तीनों ही हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। हार्ड कॉपी का मतलब यदि डाटा हमें कागज़ पर उपलब्ध होता है तो वो हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस होता है। लेकिन देखिए जो मॉनिटर है ये एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें देखा गया जो डाटा है तो स्क्रीन पर हम कॉपी को देख सकते हैं, आउटपुट को देख सकते हैं, लेकिन हम उसको छू नहीं सकते। तो ये सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। जबकि प्लॉटर, प्रिंटर और डेजी व्हील प्रिंटर ये तीनों ही जो हैं वो हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस हैं, यानी कि जो आउटपुट है वो हम कागज़ पर प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक सफ़ेद दीवार पर कंप्यूटर छवि प्रदर्शित की गई, इसके लिए किस आउटपुट डिवाइस का उपयोग हो रहा है? तो देखिए यदि हमें सफ़ेद दीवार पर छवि प्रदर्शित करना है या कोई भी वीडियो देखना है तो उसके लिए हम प्रोजेक्टर का यूज़ करते हैं। तो थर्ड ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डेटा प्रोजेक्टर। तो प्रोजेक्टर के माध्यम से हम सफ़ेद दीवार पर कोई भी छवि को प्रदर्शित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है ये हमें बताना है। तो देखिए कंप्यूटर स्पीकर ये एक आउटपुट डिवाइस है, प्लॉटर ये भी एक आउटपुट डिवाइस है, और एलसीडी मॉनिटर ये भी एक आउटपुट डिवाइस है। लेकिन जो माइक्रोफोन है, माइक्रोफोन जो है वो एक इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है। सेकेंड ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सी विशेषता या जो फीचर है वो कंप्यूटर के माउस से संबंधित होता है? तो देखिए माउस एक प्रिंटिंग डिवाइस होती है, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि माउस जो है वो प्रिंटिंग डिवाइस नहीं होता है, ये एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल होता है। माउस मेमोरी डिवाइस होता है, ये भी यहाँ पर गलत है, और माउस एक आउटपुट डिवाइस है, ये भी यहाँ पर गलत है। जो माउस है वो एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल होता है। तो फोर्थ ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, डिवाइसेस हमें कंप्यूटर से सूचना प्राप्त करने की अनुमति देता है। तो देखिए कंप्यूटर को हम जो भी इनपुट देते हैं उस पर प्रोसेसिंग के बाद में जो भी सूचना है वो हमें आउटपुट डिवाइसेस के माध्यम से प्राप्त होती हैं। तो सेकंड ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि आउटपुट डिवाइसेस हमें कंप्यूटर से सूचना प्राप्त करने की अनुमति देती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, EEPROM का पूरा नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए EEPROM, तो रोम तो यहाँ पर पता है कि रीड ओनली मेमोरी होता है। यहाँ पर जो EEP है इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो सेकंड ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो सेकंड ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मेमोरी को उसकी संग्रहण क्षमता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो संग्रहण क्षमता के बढ़ते क्रम में यहाँ पर हमें इसको क्या करना है, व्यवस्थित करना है। तो देखिए इनमें सबसे जो कम स्टोरेज क्षमता है वो रजिस्टर की होगी, उसके बाद में कैश मेमोरी की, उसके बाद में रैम की, और सबसे ज़्यादा जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो होगी हार्ड डिस्क की। तो सेकंड ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते क्रम में हमें व्यवस्थित करना है, मतलब सबसे कम रजिस्टर की, उससे ज़्यादा कैश मेमोरी की, उससे ज़्यादा रैम मेमोरी की, और सबसे ज़्यादा जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो हार्ड डिस्क की होती है। यदि हमें पूछा जाए कि इनमें से सबसे फास्ट मेमोरी कौन सी है, तो देखिए सबसे फास्ट जो मेमोरी होती है वो रजिस्टर मेमोरी हो जाएगी, और उससे कम कैश मेमोरी, उससे कम रैम, और सबसे जो स्लो होगी वो हार्ड डिस्क होगी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक सामान्य डेस्कटॉप कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी आकार सबसे बड़ा होगा? तो देखिए सबसे अधिक जो स्टोरेज कैपेसिटी होगी वो हार्ड डिस्क की होती है। तो सेकंड ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कंप्यूटर में सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है? तो यहाँ पर देखिए रैम, रोम और कैश मेमोरी ये तीनों ही मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी होती हैं, लेकिन जो हार्ड डिस्क है ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस का एग्जांपल होता है। तो सेकंड ऑप्शन जो है थर्ड ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो
सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है वो कौन सा है, हार्ड डिस्क है। अगला क्वेश्चन देखिए, वह स्थान जहां प्रोग्राम, फाइल और डेटा कंप्यूटर में संग्रहित किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं। तो देखिए जो प्रोग्राम, फाइल या डेटा हैं वो मेमोरी में स्टोर होते हैं, तो ये हार्ड डिस्क में स्टोर होंगे। सेकंड ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। रैम में मेमोरी होती है, लेकिन जो प्रोग्राम रन हो रहा होता है वो अस्थायी तौर पर रैम में स्टोर होता है, लेकिन स्थायी तौर पर जो भी प्रोग्राम या फाइल हैं वो हार्ड डिस्क में स्टोर होती हैं। तो सेकेंड ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से विषम का चयन कीजिए। तो यहाँ पर देखिए माउस, कीबोर्ड और माइक्रोफोन ये तीनों एक ही कैटेगरी के हैं, तीनों ही इनपुट डिवाइसेस हैं, लेकिन जो रोम है ये एक मेमोरी का प्रकार है। तो सेकंड ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो रोम है वो इन तीनों से क्या है, अलग है। अगला क्वेश्चन देखिए, रैम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो कौन सा कथन गलत है ये हमें बताना है। तो देखिए एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर और फाइलों के चल रहे घटकों को अस्थायी रूप से रैम पर प्रोसेसर के लिए संग्रहित किया जाता है ताकि ऑपरेशन करते समय उन्हें एक्सेस किया जा सके। तो बिल्कुल सही है, जो भी प्रोग्राम रन हो रहा होता है वो अस्थायी तौर पर रैम में ही स्टोर होता है ताकि उसको वहाँ से ऑपरेशन करते समय एक्सेस किया जा सके। दूसरा है कि यह कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरीज में से एक है। तो ये भी बिल्कुल सही है कि जो रैम होती है वो मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी होती है। तीसरा देखिए, रैम का अर्थ रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। तो ये भी बिल्कुल सही है कि जो रैम है इसकी फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो थर्ड ऑप्शन भी बिल्कुल राइट है। अगला देखिए, कंप्यूटर बंद होने पर रैम की विशेष सामग्री या जो कंटेंट होता है वो लुप्त नहीं होता है। तो ये यहाँ पर गलत है, क्योंकि जो रैम है वो एक अस्थायी मेमोरी या वोलेटाइल मेमोरी होती है। इसमें जो भी डाटा रहता है वो पावर ऑफ होने के बाद में लुप्त हो जाता है, जबकि ये कह रहा है कि लुप्त नहीं होता। तो यहाँ पर गलत है। तो फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमें गलत ऑप्शन ही चूज करना था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी नहीं है। तो देखिए कैश ये भी एक मेमोरी का प्रकार है, रैम ये भी एक मेमोरी का प्रकार है और रोम ये भी एक मेमोरी का प्रकार होता है, लेकिन जो ALU है ये मेमोरी नहीं है। तो थर्ड ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ALU जो है इसकी फुल फॉर्म होती है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न विकल्पों में से असंगत को चुने। तो यहाँ पर हमें जो अलग है उसका चयन यहाँ पर करना है। तो देखिए रोम, हार्ड डिस्क और मुख्य मेमोरी ये तीनों ही जो हैं वो मेमोरी के प्रकार हैं, लेकिन जो फर्मवेयर है ये इनसे अलग है। फर्मवेयर जो है वो एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको हार्डवेयर बनाते समय उसमें इंस्टॉल किया जाता है। तो जो भी टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन जो भी हैं इनमें इनके मैन्युफैक्चरिंग के समय ही फर्मवेयर को इंस्टॉल किया जाता है। तो फर्मवेयर जो है वो एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कार्यालय के उपयोग हेतु सामान्य लैपटॉप में प्राय निम्नलिखित में से क्या होने की संभावना नहीं होती है। तो देखिए 512 GB की हार्ड डिस्क तो ये हो सकती है, कीबोर्ड तो ये होता ही है, और USB पोर्ट तो USB पोर्ट भी होता है, लेकिन 512 GB की रैम तो ये पॉसिबल नहीं है। इसकी संभावना बहुत ही कम होती है। जनरली जो कंप्यूटर या मोबाइल्स होते हैं उनकी जो रैम होती है 1 GB, 2 GB या 6 GB, 8 GB इस प्रकार से होती है, लेकिन 512 GB की रैम होना ये इसकी संभावना क्या होती है, बहुत ही कम होती है। इसकी संभावना यहाँ पर नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम एक होता है। तो देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो देखिए ये 6 तारीख और 8 तारीख की दोनों जो पारियां थी उनमें एक क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ था। तो GUI आधारित, GUI की फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो देखिए लाइनक्स मिंट, एंड्रॉयड और MS विंडो ये तीनों ही GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, लेकिन जो MS DOS है जो कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा 1981 में बनाया गया था, जिसकी फुल फॉर्म होती है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये GUI आधारित नहीं है, ये CUI यानी करेक्टर यूजर इंटरफेस के ऊपर आधारित जो ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो थर्ड ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा
कि GUI पर आधारित जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इनमें से MS-DOS नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम निम्नलिखित में से क्या होता है? तो देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। तो यहाँ पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या होगा? सॉफ्टवेयर होगा। फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर के हार्डवेयर से कंप्यूटर उपयोक्ता को या यूजर को कनेक्ट करने वाले इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। तो देखिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कंप्यूटर के हार्डवेयर से जो कंप्यूटर यूजर होता है उसको कनेक्ट करने के लिए इंटरफेस प्रदान करता है। तो सेकंड ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम को किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है? तो देखिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक सॉफ्टवेयर है जो विभिन्न गतिविधियों के प्रबंधन या मैनेजमेंट को या जो कंप्यूटर संसाधन या रिसोर्सेज होते हैं उनको साझा करने के लिए उत्तरदायी होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है ये हमें यहाँ पर बताना है। तो देखिए यह एप्लीकेशन प्रोग्रामों के निष्पादन को नियंत्रित करता है, तो बिल्कुल सही है। यह कंप्यूटर को उपयोग हेतु अधिक उपयुक्त बनाता है, तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। और यह कंप्यूटर सिस्टम संसाधनों को दक्षता प्रदान करता है, तो ये भी यहाँ पर बिल्कुल सही है। और कंप्यूटर एप्लीकेशन कोड लिखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, तो ये ऑप्शन क्या है? यहाँ पर गलत है। तो ये हमें बताना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो फोर्थ ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उपयोक्ता और सिस्टम प्रोसेस निर्मित करना ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रोसेस प्रबंधन का कार्य का भाग होता है। तो सेकंड ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य या जो फंक्शन है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य नहीं है? तो देखिए मेमोरी प्रबंधन, डिवाइस प्रबंधन और नेटवर्क प्रबंधन, ये तीनों ही जो हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य कार्य हैं। लेकिन मालवेयर से सुरक्षा ये ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है। मालवेयर से जो सुरक्षा है वो फायरवॉल या एंटीवायरस जो है उनके द्वारा की जाती है। तो फोर्थ ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमें यही बताना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य कौन सा नहीं है, तो मालवेयर से सुरक्षा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कार्य नहीं है? तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है ये हमें यहाँ पर बताना है। तो देखिए पहला ऑप्शन है स्मृति प्रबंधन यानी कि मेमोरी मैनेजमेंट, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कार्य होता है। प्रोसेस मैनेजमेंट यानी कि प्रक्रिया प्रबंधन, तो ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कार्य होता है। फाइल प्रबंधन यानी कि फाइल मैनेजमेंट, तो ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कार्य होता है। लेकिन जो डेटाबेस प्रबंधन है ये ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं होता है। तो फोर्थ ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कार्य है? तो देखिए हर शिफ्ट में एक जैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे थे यानी क्वेश्चंस रिपीट हो रहे थे, तो हमें यहाँ पर ये बताना है कि कौन सा विकल्प जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कार्य है। तो देखिए वर्ड प्रोसेसिंग, डेटाबेस प्रबंधन और इंटरनेट की गति प्रबंधन यानी कि जो स्पीड मैनेजमेंट है ये ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य कार्य नहीं है। लेकिन जो सिस्टम संसाधन प्रबंधन है ये जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कार्य है। सिस्टम संसाधन प्रबंधन यानी कि सिस्टम मैनेजमेंट जो कार्य है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा किया जाता है। फोर्थ ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राइमरी फंक्शन नहीं है या प्राइमरी जो वर्क है वो नहीं है? तो देखिए डिवाइस मैनेजमेंट, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य है। फाइल मैनेजमेंट ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य है। और साउंड मैनेजमेंट ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य है। लेकिन जो ऑनलाइन सुरक्षा है या ऑनलाइन सिक्योरिटी है ये ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है। और ये हमसे पूछा है कि कौन सा जो कार्य है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य फंक्शन नहीं है। तो थर्ड ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फाइल बनाना ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रबंधन कार्य या मैनेजमेंट का भाग होता है। तो देखिए जो फाइल बनाना है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के फाइल प्रबंधन कार्य या मैनेजमेंट फंक्शन जो है उसका भाग होता है। तो थर्ड ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो देखिए लाइनक्स, यूनिक्स और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ये तीनों ही जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन जो माइक्रोसॉफ्ट एज है वो एक ऑपरेटिंग
सिस्टम नहीं होता है तो थर्ड ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए जो माइक्रोसॉफ्ट एज है ये विंडोज़ 10 का एक डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र का नाम है माइक्रोसॉफ्ट एज, तो थर्ड ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विंडोज़ 10 निम्नलिखित में से क्या है? तो देखिए विंडोज़ 10 जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है, फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर होता है, यह ऑपरेटिंग सिस्टम के अन्य सभी भागों को मूलभूत सेवाएं प्रदान करता है। तो देखिए जो कर्नेल है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर होता है, फोर्थ ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कर्नेल होता क्या है? तो जो कर्नेल है वो एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम है जो कंप्यूटर हार्डवेयर के जो सभी संसाधन होते हैं उनको नियंत्रित करने का कार्य करता है और उनको यूजर के लिए उचित उपयोग हेतु तैयार करता है। जैसे ही कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो कर्नेल लॉन्च हो जाता है और कंप्यूटर के ऑफ होने तक यह लोड रहता है। तो जो कर्नेल है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर होता है, फोर्थ ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम एक कंप्यूटर सिस्टम पर एक साथ कई उपभोक्ताओं को कार्य करने की सुविधा प्रदान करता है? तो देखिए एक साथ कई यूजर्स को कार्य करने की जो सुविधा है वो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा दी जाती है, तो सेकंड ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबकि देखिए जो बैच यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये क्या होता है? तो देखिए इस सिस्टम का जो प्रयोग है वो ऐसे कार्यों के लिए किया जाता है जिसमें मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती है। और जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? इस ऑपरेटिंग सिस्टम में निर्धारित समय सीमा में परिणाम देने को महत्व दिया जाता है। इसमें एक प्रोग्राम के परिणाम का दूसरे प्रोग्राम में इनपुट डाटा के रूप में प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिनक्स ओएस आरटीओएस को किस रूप में जाना जाता है? तो देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम जो आरटीओएस है ये एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो थर्ड ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विंडोज़ 95 किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम का एक एग्जाम्पल है? तो देखिए जो विंडोज़ 95 जो है वो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पाम ओएस किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है? तो देखिए पाम ओएस जो है वो एक सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो देखिए एंड्रॉयड, सिम्बियन ओएस और आईओएस ये सभी जो हैं वो कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन जो फायरफॉक्स है, मोजिला फायरफॉक्स, ये एक वेब ब्राउज़र का नाम है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो थर्ड ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो देखिए यूनिक्स ओएस, मैक ओएस और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ये जो सभी हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन जो बायस है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो देखिए विंडोज़, सोलारिस ओएस और एमएस डोस ये जो सभी हैं वो कंप्यूटर से संबंधित हैं, लेकिन जो एंड्रॉयड है ये एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है। देखिए विंडोज़ के भी मोबाइल्स होते हैं, जो नोकिया का मोबाइल होता है उसमें विंडोज़ ही जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, लेकिन हम जनरली जो देखें वो ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल में जो है वो एंड्रॉयड होता है, तो फोर्थ ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट माना जाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन जो है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में डेट एंड टाइम कहाँ स्थित होते हैं? तो देखिए जो डेट और टाइम जो हैं वो टास्क बार पर स्थित होते हैं, सेकंड ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विंडोज़ 10 लोड होने के बाद मॉनिटर पर दिखने वाली पहली स्क्रीन निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? तो देखिए विंडोज़ 10 जब लोड हो जाने के बाद में मॉनिटर पर हमें जो स्क्रीन दिखाई देती है उसे हम डेस्कटॉप कहते हैं, सेकंड ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वास्तविक मेज के शीर्ष यानी कि टेबल टॉप की तरह वास्तविक कार्य क्षेत्र के रूप में काम करता है। तो देखिए हमारे सामने जो डेस्कटॉप होती है वो वास्तविक कार्य क्षेत्र के रूप में कार्य करता है, सेकंड ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब आप विंडोज़ स्टार्ट करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा लोड होता है। तो देखिए जब हम विंडो को स्टार्ट करते हैं तो उस समय जो डेस्कटॉप है वो लोड होता है। फोर्थ ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि विंडोज़ को स्टार्ट करने के बाद में जो लोड होता है वो कौन होता है, डेस्कटॉप होता है। जो हमारे सामने स्क्रीन जो दिखाई देती है उसे हम डेस्कटॉप कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कंप्यूटर की डिस्क ड्राइव, सीडी रोम ड्राइव और नेटवर्क ड्राइव की सामग्री को कौन प्रदर्शित करता है। तो ये सभी जो है वो माई कंप्यूटर के द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर में वह डिफ़ॉल्ट हार्ड डिस्क ड्राइव जिसमें सभी प्रोग्राम स्टोर होते हैं और वहाँ चलाए जाते हैं निम्नलिखित में से कौन सी होती हैं। तो देखिए जो डिफ़ॉल्ट हार्ड डिस्क ड्राइव होती है वो सी ड्राइव होती है। फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम चेंज भी कर सकते हैं कि हमारा जो भी हम इंस्टॉल करते हैं प्रोग्राम वो DEF किसी में भी जा सकता है, लेकिन जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो कौन सी ड्राइव में जाता है, तो सी ड्राइव के अंतर्गत जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। विंडोज़ 10 किस वर्ष में लॉन्च किया गया था। तो देखिए जो विंडोज़ 10 है उसको 2015 में लॉन्च किया गया था। तो सेकेंड ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रन कमांड विंडो को लॉन्च करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो देखिए रन कमांड विंडो को लॉन्च करने की जो शॉर्टकट कुंजी है वो विंडोज़ की +R है। तो सेकेंड ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। रन कमांड विंडो को लॉन्च करने की जो शॉर्टकट कुंजी है वो विंडोज़ की +R होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ड दस्तावेज में प्रिंट करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कमांड का उपयोग किया जाता है। तो देखिए डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने की जो शॉर्टकट कुंजी होती है वो Ctrl+P होती है। तो सेकंड ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, MS वर्ड में परिवर्तन पूर्ववत या अंडू करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो देखिए यदि हमें अंडू करना है तो अंडू करने की जो शॉर्टकट की होती है वो Ctrl+Z होती है, और यदि हमें वापस रीडू करना हो तो रीडू करने की जो शॉर्टकट कुंजी होती है वो Ctrl+Y होती है। तो यहाँ पर हमें अंडू करने की शॉर्टकट कुंजी पूछी है तो वो होती है Ctrl+Z। फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, MS वर्ड में न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोलने की शॉर्टकट कुंजी निम्नलिखित में से कौन सी है। तो देखिए यदि हमें नया डॉक्यूमेंट ओपन करना है तो उसकी जो शॉर्टकट कुंजी होती है वो Ctrl+N होती है। तो सेकंड ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, MS वर्ड में शीर्ष पर जाने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो देखिए यदि हमें किसी डॉक्यूमेंट की लाइन के स्टार्टिंग में कर्सर को लेके जाना हो तो उसके जो शॉर्टकट की होती है वो होम होती है, लेकिन यदि हमें डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में या जो डॉक्यूमेंट है उसके शीर्ष पर यदि हमें कर्सर को लेके जाना है तो उसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+Home। ध्यान रखना यदि लाइन के शुरुआत में लेके जाना हो तो केवल होम प्रेस करते हैं, और डॉक्यूमेंट के स्टार्ट में लेके जाना हो तो उसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+Home। ऐसे यदि किसी पंक्ति के अंत में कर्सर को लेके जाना हो तो एंड की प्रेस करते हैं, और यदि दस्तावेज के अंत में लेके जाना हो तो उसकी होती है Ctrl+End। तो यहाँ हमें डॉक्यूमेंट के टॉप पर या शीर्ष पर यदि कर्सर को लेके जाना है तो उसकी शॉर्टकट की है वो होगी Ctrl+Home। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, MS वर्ड में सिलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो यदि देखिए हमें सिलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी करना है तो उसकी जो शॉर्टकट की होती है वो होती है Ctrl+C। तो सेकंड ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि हमें कॉपी के बजाय कट करना होता तो हम Ctrl+X करते, और कट या कॉपी किए हुए टेक्स्ट को यदि हमें पेस्ट करना है तो उसके लिए हम Ctrl+V का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, MS वर्ड में वर्तनी जांच यानी कि स्पेलिंग चेक शुरू करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। तो देखिए MS वर्ड में स्पेलिंग चेक करने की जो शॉर्टकट कुंजी होती है वो F7 होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, MS वर्ड और MS Excel में
क्लिप बोर्ड पर सामग्री पेस्ट करने वाली शॉर्टकट कुंजी निम्नलिखित में से कौन सी है। तो देखिए क्लिप बोर्ड पर सामग्री पेस्ट करने वाली जो शॉर्टकट कुंजी है वो Ctrl+V है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी हमने देखा था यदि हमें कॉपी करना है तो उसकी जो शॉर्टकट की होती है वो Ctrl+C होती है, और यदि हमें कट करना हो तो उसकी होती है Ctrl+X। कॉपी करना हो तो Ctrl+C और कट करना हो तो Ctrl+X। और कट या कॉपी किए हुए जो टेक्स्ट हैं उनको यदि हमें पेस्ट करना है तो उसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+V। अगला देखिए, सम कॉलम्स की फॉर्मेटिंग को विषम कॉलम से भिन्न दर्शाने के लिए MS वर्ड में किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। तो देखिए यदि हमें कॉलम्स को दूसरे कॉलम से अलग दिखाना हो तो उसके लिए हम बैंडेड कॉलम का यूज करते हैं। तो थर्ड ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बैंडेड कॉलम का यूज करके हम सम कॉलम्स की फॉर्मेटिंग को विषम कॉलम से भिन्न दर्शा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पैराग्राफ के प्रारंभ में दीर्घाक्षर यानी कि कैपिटल लेटर बनाने के लिए MS वर्ड में का उपयोग किया जाता है। तो देखिए यदि हमें पैराग्राफ के स्टार्टिंग में अक्षर को बड़ा बनाना है तो उसके लिए हम इंसर्ट मेन्यू में जाके ड्रॉप कैप को यूज कर सकते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपने देखा होगा डॉक्टर जो दवाई लिखता है उस स्लिप पर R काफ़ी बड़ा होता है और फिर X लिखा होता है, तो यही ड्रॉप कैप है। तो यदि हमें जो पैराग्राफ है उसके स्टार्टिंग के अक्षर को कैपिटल लेटर या बहुत बड़े अक्षर में बनाना है तो इंसर्ट मेन्यू में जाके ड्रॉप कैप कमांड का यूज हम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, MS वर्ड में F12 कुंजी का प्रयोग करने से कौन सा डायलॉग बॉक्स खुलता है। तो देखिए MS वर्ड में यदि हम F12 कुंजी को प्रेस करते हैं तो सेव एज डायलॉग बॉक्स खुलता है। फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, MS वर्ड में इंसर्ट मेन्यू का उपयोग करके निम्नलिखित में से किसे प्रविष्ट नहीं किया जा सकता। तो देखिए इंसर्ट मेन्यू में इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं होगा ये हमें बताना है। तो देखिए इंसर्ट मेन्यू से हम टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, आकृतियाँ यानी कि शेप्स को इंसर्ट कर सकते हैं, शीर्षलेख यानी कि हेडर और फुटर जो है वो भी इंसर्ट मेन्यू से हम इंसर्ट करते हैं। लेकिन देखिए जो लाइन स्पेसिंग है उसको इंसर्ट मेन्यू से प्रविष्ट नहीं किया जा सकता। जो लाइन स्पेसिंग है वो पैराग्राफ कमांड में हमें मिलती है। तो सेकंड ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि लाइन स्पेसिंग को जो है हम इंसर्ट मेन्यू का यूज करके इंसर्ट नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन देखिए, MS वर्ड में पेज की विषय सामग्री की पृष्ठभूमि में आभासी पास्ट यानी कि घोस्ट टेक्स्ट को सम्मिलित करने के लिए का उपयोग किया जाता है। तो देखिए डॉक्यूमेंट्स में आपने देखा होगा हल्का सा पेज के ऊपर जो बैक साइड में लिखा होता है टेक्स्ट के पीछे हमें दिखाई देता है वो वाटरमार्क होता है। तो थर्ड ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि MS वर्ड में पेज की विषय सामग्री की पृष्ठभूमि में आभासी पास्ट सम्मिलित करने के लिए वाटरमार्क का प्रयोग किया जाता है। तो थर्ड ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, MS वर्ड में कौन सा विकल्प एक तालिका में एक सेल को कई सेल्स में विभाजित करता है। तो देखिए एक सेल को कई सेल्स में विभाजित करना जो है वो स्प्लिट सेल्स कहलाता है। तो सेकंड ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यदि एक से अधिक सेल्स को यदि हमें जोड़ना हो तो वो मर्ज सेल्स होता है। लेकिन यदि एक सेल को कई सेल्स में हमें डिवाइड करना है तो उसे हम स्प्लिट सेल्स के नाम से जानते हैं। तो सेकेंड ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, MS वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आपको एक तालिका में दो या अधिक सेल्स को सम्मिलित करने यानी कि कंबाइन करने की सुविधा देता है। तो देखिए एक से अधिक सेल्स को कंबाइन करने की जो सुविधा है वो मर्ज सेल्स से हम कर सकते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि एक से अधिक सेल्स को यदि हमें कंबाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, मर्ज सेल्स का प्रयोग करेंगे या सेलों को मर्ज करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, MS वर्ड के उपयोग द्वारा इनमें से कौन सी गतिविधि सबसे उचित प्रकार से की जा सकती है। तो देखिए जो MS वर्ड है उसको हम लिखने के लिए इसका यूज करते हैं। तो रिपोर्ट लिखने के लिए हम MS वर्ड का उपयोग करेंगे। तो थर्ड ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबकि जो डेटाबेस मेंटेन करना है तो उसके लिए हम DBMS सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे। वेबसाइट बनाने के लिए इसका यूज़ नहीं होता और इंटरनेट कनेक्ट के लिए ब्राउज़र की आवश्यकता होती है, ना कि MS वर्ड की। अगला क्वेश्चन देखिए, MS वर्ड 2016 में
चुने गए टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए बटन टैब में पाया जाता है। तो देखिए यदि हमें सिलेक्टेड टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो जो बोल्ड जो की है या कमांड है वो हमें होम की में मिलेगी। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि होम टैब को हम दबाएंगे और होम टैब को प्रेस करने पर वहाँ पे हमें बोल्ड कमांड मिलेगी। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। MS वर्ड 2016 में चुने गए टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए जो बटन है वो होम टैब में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट पर आकर पूर्व निर्धारित स्वरूपण सेट करने, रंग इत्यादि का प्रयोग करने के लिए किसका उपयोग किया जा सकता है? तो स्टाइल्स का यूज हम करते हैं। सेकंड ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फॉरवर्ड और बैक आइकन MS वर्ड के व्यू में पृष्ठों के माध्यम से स्क्रॉल करने के लिए प्रकट होते हैं। तो देखिए रीड मोड में जो रीड मोड व्यू होता है उसमें पृष्ठों के माध्यम से स्क्रॉल करने के लिए जो फॉरवर्ड और बैक आइकन है वो प्रकट होते हैं। तो थर्ड ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि फॉरवर्ड और जो बैक आइकन है वो MS वर्ड में रीड मोड व्यू में पृष्ठों के माध्यम से स्क्रॉल करने के लिए प्रकट होते हैं, फॉरवर्ड और बैक आइकन। अगला क्वेश्चन देखिए, MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा चार्ट 100% तक जोड़ने वाले प्रतिशत दर्शाता है? तो देखिए आपने पाई चार्ट में देखा होगा कि विभिन्न प्रकार को हम जो 100% होता है उसके अनुपात में हम इनको डिवाइड कर देते हैं। जैसे मान लो इसको 10%, 50%, 5%, तो इनका जो टोटल होता है वो कितना होता है? 100% होता है। या 100% को हम डिवाइड करते हैं कौन से चार्ट में? पाई चार्ट में। तो थर्ड ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तो देखिए सेम वही क्वेश्चन है कि MS एक्सेल 2010 में एक गोलाकार आकार का चार्ट जिसे संख्यात्मक अनुपात का वर्णन करने के लिए स्लाइस में विभाजित किया गया है, तो वो कौन सा होता है? पाई चार्ट होता है। फोर्थ ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा चार्ट बिंदुओं को जोड़कर रुझानों की एक श्रृंखला को चित्रित करता है? तो देखिए विभिन्न बिंदुओं को जोड़कर जो ग्राफ होता है वो कौन सा होता है? लाइन चार्ट ग्राफ होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें हम विभिन्न प्रकार की लाइनों को जोड़कर ग्राफ बनाते हैं तो वो लाइन चार्ट ग्राफ कहलाता है। अगला देखिए, MS एक्सेल में कट फंक्शन निष्पादित करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए जो सिलेक्टेड टेक्स्ट या जो भी कुछ है उसको यदि हमें कट करना हो तो उसकी जो शॉर्टकट कुंजी होती है वो Ctrl+X होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कट फंक्शन को निष्पादित करने की जो शॉर्टकट कुंजी होती है वो Ctrl+X होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, MS एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से किस मेन्यू में मार्जिन्स और ओरिएंटेशन विकल्पों को चुना जा सकता है? तो देखिए MS एक्सेल 2016 में जो मार्जिन्स और ओरिएंटेशन जो विकल्प हैं ये दोनों ही पेज लेआउट में मिलते हैं। मार्जिन्स और ओरिएंटेशन ये दोनों ही जो ऑप्शन है वो हमें पेज लेआउट व्यू में मिलेंगे। तो फोर्थ ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। URL का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए URL इसकी फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो फोर्थ ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो फोर्थ ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इंटरनेट पर फाइल ट्रांसफर करने के लिए निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो देखिए फाइल ट्रांसफर के लिए हम FTP का प्रयोग करते हैं जिसकी फुल फॉर्म होती है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो FTP का यूज करते हैं फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इंटरनेट ब्राउजर विंडो को फुल स्क्रीन पर करने के लिए कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो देखिए इंटरनेट ब्राउजर विंडो को यदि हमें फुल स्क्रीन पर करना है तो उसकी जो शॉर्टकट कुंजी होती है वो F11 होती है। तो फोर्थ ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गूगल क्रोम में गुप्त रूप से ब्राउज करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो देखिए गूगल क्रोम में यदि हमें
प्राइवेटली कुछ ब्राउज करना है या सर्च करना है तो उसके लिए हम न्यू इनकॉग्निटो विंडो का यूज करते हैं। तो थर्ड ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑडियो सिग्नल आउटपुट करने के लिए इनमें से किस पोर्ट का उपयोग किया जा सकता है। तो देखिए ऑडियो सिग्नल को आउटपुट करने के लिए HDMI पोर्ट का यूज किया जाता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो थर्ड ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्रोम इंटरनेट ब्राउजर का उपयोग करते समय त्वरित पहुंच के लिए वेब पेज पते को सहेजने की एक विधि है। तो देखिए यदि किसी वेब पेज के एड्रेस को यदि हमें सेव रखना है या सहेज कर रखना है तो उसके लिए हम उस वेब पेज को बुकमार्क करते हैं। तो सेकंड ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउजर है। तो देखिए ड्रॉपबॉक्स क्या है, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां हम अपनी फाइल्स को सेव करके रख सकते हैं। विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और फेसबुक जो है वो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और जो सफारी है वो एक वेब ब्राउजर है। तो थर्ड ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक इंटरनेट ब्राउजर है। तो इसमें भी हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा एक इंटरनेट ब्राउजर का नाम है। तो यहाँ पर देखिए जो टिंडर है ये एक दुनिया की सबसे मोस्ट पॉपुलर डेटिंग साइट है या डेटिंग ऐप है टिंडर। जो पिकासा है वो एक फोटो एडिटर ऐप है और जो फ्लिकर है वो एक अमेरिकन वेबसाइट है जो इमेज और वीडियो को होस्ट करती है। जबकि जो ओपेरा है वो एक इंटरनेट ब्राउजर है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरनेट वेब ब्राउजर नहीं है। तो हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा इंटरनेट ब्राउजर नहीं है। तो देखिए एप्पल सफारी ये एक इंटरनेट ब्राउजर है, अमेजन सिल्क ये भी एक इंटरनेट ब्राउजर है और ओपेरा ये भी एक इंटरनेट ब्राउजर है। लेकिन पिकासा अभी मैंने बताया था पिकासा जो है वो एक फोटो एडिटर ऐप है। तो ये हमें बताना है कि कौन सा इंटरनेट वेब ब्राउजर नहीं है। तो पिकासा नहीं है, फोर्थ ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, HTML जिसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, पेजों को स्थानांतरित करने के लिए वेब सर्वर और वेब ब्राउजर के बीच उपयोग किया जाने वाला प्रोटोकॉल इनमें से क्या कहलाता है। तो वो HTTP होता है जिसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो फोर्थ ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विषम को चिन्हित करें। तो हमें चारों विकल्प में से जो अलग है उसको बताना है। तो यहाँ पर देखिए क्रोम, सफारी और इंटरनेट एक्सप्लोरर ये जो तीनों ही हैं वो वेब ब्राउजर हैं, लेकिन जो ऑफिस है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो सेकंड ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से विश्व का पहला ग्राफिकल इंटरनेट ब्राउजर कौन सा है। तो देखिए सबसे पहला जो ग्राफिकल इंटरनेट ब्राउजर था वो एयरविज था जो 1992 में लॉन्च हुआ था। तो सेकंड ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि विश्व का जो सबसे पहला ग्राफिकल इंटरनेट ब्राउजर था वो कौन सा था, एयरविज था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है। तो कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है ये हमें बताना है। तो देखिए गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर और मोजिला फायरफॉक्स ये तीनों ही वेब ब्राउजर हैं, लेकिन जो यूट्यूब है वो एक वेब ब्राउजर नहीं है। सेकंड ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरनेट वेब ब्राउजर नहीं है। तो इसमें भी हमें ये बताना है कि कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है। तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट एज ये एक इंटरनेट ब्राउजर है जो विंडोज 10 के साथ बाय डिफ़ॉल्ट हमें मिलता है। मोजिला फायरफॉक्स ये भी इंटरनेट वेब ब्राउजर है और इंटरनेट एक्सप्लोरर ये भी एक इंटरनेट ब्राउजर है। लेकिन जो टिंडर है वो वेब ब्राउजर नहीं है। टिंडर जो है वो एक दुनिया की सबसे मोस्ट पॉपुलर डेटिंग साइट है या डेटिंग ऐप है। तो सेकंड ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सर्च इंजन नहीं है। तो कौन सा विकल्प जो है वो सर्च इंजन नहीं है ये हमें बताना है। तो देखिए गूगल, बिंग और याहू ये तीनों ही सर्च इंजन हैं, लेकिन जो जीमेल है वो सर्च इंजन नहीं होता। थर्ड ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जीमेल जो है वो एक ईमेल होता है जिसके माध्यम से हम मैसेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए,
www.google.com.in निम्नलिखित में से क्या है। तो देखिए जो गूगल है वो एक सर्च इंजन का एग्जाम्पल है, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इंटरनेट ब्राउजर में कोई पेज दोबारा लोड करने के लिए बटन का उपयोग किया जाता है। तो देखिए इंटरनेट ब्राउजर में यदि हमें किसी पेज को दोबारा लोड करना है तो उसके लिए हम रिफ्रेश की का प्रयोग करते हैं। सेकंड ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि रिफ्रेश बटन के द्वारा हम किसी पेज को दोबारा लोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इंटरनेट पर कोई उत्पाद खरीदने या बेचने में सहायक तकनीक या सेवा इनमें से क्या कहलाती है। तो देखिए यदि इंटरनेट पर कोई उत्पाद खरीदने या बेचने में सहायक जो तकनीक होती है उसे हम ई कॉमर्स के नाम से जानते हैं, तो थर्ड ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इंटरनेट से संबंधित नहीं है। तो देखिए ब्रॉडबैंड, क्लाउड कंप्यूटिंग, मोडेम, ये जो सभी हैं वो इंटरनेट से संबंधित हैं, लेकिन जो रिसाइकल बिन है इसका संबंध इंटरनेट से नहीं है। रिसाइकल बिन क्या है, यदि हम किसी फाइल को डिलीट करते हैं तो वो कहाँ जाके स्टोर होती है, रिसाइकल बिन में, जहाँ से यदि हम वापस उसको यदि रिस्टोर करें तो वापस उस फाइल को प्राप्त कर सकते हैं। तो सेकंड ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो रिसाइकल बिन है इसका संबंध इंटरनेट से नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी सेवा इंटरनेट का प्रयोग नहीं करती है। तो देखिए ईमेल, फेसबुक, यूट्यूब, इन सभी में इंटरनेट का यूज होता है, लेकिन जो डिस्क क्लीनअप है इसमें जो है इंटरनेट का यूज नहीं होता। तो थर्ड ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिस्क क्लीनअप की सहायता से हम कंप्यूटर या जो मोबाइल है उसको स्कैन करते हैं, जो जंक फाइल्स होती हैं उनको डिलीट करने का काम करते हैं, लेकिन यूट्यूब, फेसबुक और ईमेल इनमें इंटरनेट का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, लोकल हार्ड डिस्क से वेबसाइट सर्वर पर कंटेंट ले जाना कहा जाता है। तो देखिए यदि हम लोकल हार्ड डिस्क से वेबसाइट सर्वर पर कोई भी कंटेंट को लेकर जाते हैं तो उसे हम अपलोडिंग के नाम से जानते हैं। फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑनलाइन स्रोतों से डेटा या फाइल को स्थानीय कंप्यूटर पर स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो देखिए यदि ऑनलाइन स्रोतों से हम डेटा या फाइल को हम कंप्यूटर में स्थानांतरित करते हैं तो इस प्रोसेस को हम डाउनलोडिंग के नाम से जानते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके जो बगल में बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी कोई नया अपडेट हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, थैंक यू।